शुरू हो गया। आज चर्चा पड़ोसी देश पाकिस्तान, नेपाल और ग्लोबल बिजनेस पर करते हैं। भारत से जुड़ा हुआ बिजनेस जो व्यापार है उस पर बात करते हैं। चर्चा टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स के बारे में देश के सभी लोगों को पता नहीं होगा। पाकिस्तान में जो ट्रक चलती है वो भारत का ही ट्रक पाकिस्तान में चलता है। आप में से बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, पाकिस्तान, अफ़गान और यहाँ तक के नेपाल में पिछले दिनों नेपाल में जो घटना घटी है उसकी वजह से व्यापार में बहुत नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नेपाल में भारत निर्मित सबसे अधिक गाड़ियाँ चलती है। नेपाल भारत से गाड़ी निर्यात करता है और वहाँ के लोकल लोग चढ़ते हैं, जो गाड़ी चढ़ते हैं। अब जो भी लोग नेपाल गए होंगे उनको पता होगा कि नेपाल में भारत का ही मोटर व्हीकल चलता है। लेकिन पिछले कई साल और महीने से चाइना नेपाल में अपनी गाड़ियाँ कम दामों पर ढकेल रहा है। धकेलना तो जानता ही, हम लोगों से, आप लोगों से बात करते हैं लोकल आम बोल चाल की भाषा में। चाइना इतना मजबूती से अपनी गाड़ी परचेज कर रहा है नेपाल में, जिसका भारत सरकार कभी कल्पना नहीं कर सकता। आप ये सोच सकते हैं कि हर दूसरा गाड़ी आज नेपाल में चाइनीज है। पहले हर गाड़ी इंडियन हुआ करता था, चाइना कहीं भी नहीं दिखता था, लेकिन आज हर दूसरा गाड़ी चाइनीज है। मतलब सेकंड पे चाइना आ चुका है। आने वाले समय में हमें लगता है कि हर तीसरी गाड़ी भारत की होगी, अन्यथा विदेशी गाड़ियों का सैलाब नेपाल में आ चुका है। बात शुरू हुई थी नेपाल और पाकिस्तान, अफ़गान में बिकने वाले गाड़ियों पर। बिजनेस से देश चलता है, व्यापारियों से देश चलता है। देश में निर्यात जो भी चीज़ होती है उससे देश की जीडीपी बनती है और देश को फ़ायदा मुनाफा पहुंचता है। आरएसएस बजरंग दल के लोगों ने अभी हाल फिलहाल में नेपाल में एक दंगा फैलाया। जिस तरह भारत में आए दिन मुसलमानों के प्रति इस्लामोफोबिया और इस्लाम के प्रति नफरत मेन स्ट्रीम मीडिया फैलाता है, उसी तरह नेपाल में भी भारत के लोग और आरएसएस बजरंग दल के लोग नेपाल में भी नफरत और इस्लामोफोबिया फैलाने की कोशिश किया और नेपाल के कई सारे मस्जिदों को तोड़ फोड़, ये तो आप लोग न्यूज़ में देखे ही होंगे। मैं उस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता, मैं बिजनेस पर बात करना चाहता हूँ। इसका चाइना तो पहले से ताक में था ही कि भाई मैं नेपाल में मेरी गाड़ी बिके। इंडिया ने टेस्ला को बैन किया और नेपाल चाइना से भी सटा हुआ और भारत से भी सटा हुआ। हमारा नेपाल का, हमारे मिथिला के लोगों का कल्चर बहुत से मिलता है। मैथिली भाषा का चलन है। राजा जनक की धरती है, माँ सीता की धरती है जनकपुर, तो वहाँ भी अच्छे लोग हैं और अच्छा रिलेशन है हमारा नेपाल से, बहुत अच्छा। नेपाल खुद को कहता है कि वह भारत का मित्र देश हूँ, भारत भी कहता है मेरा पड़ोसी देश है, मित्र देश है। बात ये मित्र देश और देश से जुड़ा हुआ है। बिजनेस अहम है। अहम इसलिए है कि नेपाल के लोग जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो भारत का इस्तेमाल करते हैं, जिससे भारत को ग्रोथ मिलता है, ताकत मिलता है, पैसे आते हैं, तो सेल है, परचेज है, तो बिजनेस है। आज परिस्थिति ये है कि चाइना वहाँ पूरे व्हीकल सेक्टर पर चाइना का कंट्रोल हो चुका है। आप 10 किलोमीटर की दूरी पर कहीं भी 10 किलोमीटर का ट्रेवल कीजिएगा, आपको चाइनीज पावर स्टेशन मिल जाएगा, पहला। दूसरा, चाइनीज व्हीकल 25 लोग 30 लोग को ले जाने वाला व्हीकल भी चाइनीज है। मतलब मिनी बस जिसको बोलते हैं, यहाँ दरभंगा बिहार में जो मिनी बस चलता है वो मिनी बस चाइनीज बैटरी इलेक्ट्रॉनिक पर इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ आप बात करते हैं पाकिस्तान की। लोग कई तरह से बात करते हैं। एक कंपनी है देव, पड़ोसी देश से रिश्ते कैसे ख़राब और अच्छे, ये तो केंद्र की बात है, ये तो हमारी बात है नहीं। हम तो एक पार्टी के लेबर हैं, लेकिन मैं अपने समझ से जो बात कर रहा हूँ ये समझने की बात है। पाकिस्तान में जितना भी भारी वाहन है, ट्रक है,
वो भारत का ही चलता है। भारत, खासकर टाटा की कंपनी का ही ट्रक चलता है वहाँ, ठीक है। और ये ट्रक पाकिस्तान पहुँचता कैसे है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। भारत से पाकिस्तान डायरेक्ट ट्रक नहीं खरीदता और टाटा डायरेक्ट पाकिस्तान को ट्रक नहीं बेचता। टाटा की एक कंपनी है दुनिया के किसी देश में, टाटा भारत में ट्रक बनाता है, अपनी उस कंपनी में निर्यात करता है और वो कंपनी भाया दुबई, वियतनाम, अलग अलग कंट्री के जरिए वही भारत में निर्मित ट्रक को पाकिस्तान बेचा जाता है। तो इस तरह से व्यापार हो रहा है। ऐसा नहीं है उसमें सिर्फ टाटा ही है, और भी कई सारी कंपनियां हैं जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके बहुत से बिजनेस हैं, उसकी सूची है मेरे पास। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं साझा कर दूंगा, ठीक है। किसी को चाहिए ये सूची तो मैं बता दूंगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि व्यापार जो भारी व्हीकल है, नेपाल भी हम इस भारत से ही खरीदता है और पाकिस्तान भी, अफगान भी। ये एशिया में मजबूत ट्रक की जो बात हो रही है वो भारत से ही सब लोग निर्यात करते हैं। भारत ही इसका निर्यात करता है और सब लोग आयात करते हैं, खरीदते हैं। आयात का मतलब हुआ खरीदना, निर्यात का मतलब हुआ बेचना। परिस्थिति, मेरा मूल मकसद ये है बोलने का कि वही व्यापारी, वही लोग इस्लामोफोबिया फैलाते हैं, इस्लाम के नाम पर नफरत फैलाते हैं और अपने फ़ायदे के लिए पाकिस्तान के साथ भी बिजनेस करते हैं, अफ़गानिस्तान के साथ भी बिजनेस करते हैं, नेपाल के साथ भी बिजनेस करते हैं, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। और फिर उसी मीडिया, उसी उद्योगपति और इंडस्ट्रियलिस्ट का मीडिया चैनल है और उसी मीडिया चैनल से अपने ब्रांड का प्रचार करते हैं और फिर उसी प्रचार के बाद मसाला लोगों को माइंड वॉश करने के लिए, फिर धर्म का चस्का लगाने के लिए, फिर इस्लामोफोबिया पर न्यूज़ भी वही मेन स्ट्रीम मीडिया से चलवाते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक दुकानदार है, वो दुकानदार मीडिया का दुकान खोल रखा है, वो दुकानदार ट्रक भी बेचता है, साबुन भी बेचता है, तेल भी बेचता है, अदरक भी बेचता है, लहसुन भी बेचता है। और जो मीडिया है वहाँ वो प्रचार करता है अपने प्रोडक्ट का, जैसे ये प्रोडक्ट है इसका प्रचार कर लिया, इसका प्रचार कर लिया, ये सब चीज़ों का वो प्रचार करता है। प्रचार करने के लिए अपना टेलीविज़न है, अपनी संस्था है। फिर जो लोगों का नज़र उस पर न पड़े, इसके लिए वो नफरत फैलाता है, इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देता है। अब तो देश के लोग बहुत जागरूक हो गए हैं, वो उन्हें पता है कि इस्लामोफोबिया क्या है और नफरत किस तरह फैलाया जा रहा है। शुक्र है ईश्वर का कि लोग अब समझ गए हैं कि मुझे नफरत में धकेल कर लोग सत्ता की मलाई और व्यापार कर रहे हैं। धीरे धीरे इन्हीं सब मुद्दों पर बात होता रहेगा और आम बोलचाल की भाषा में हम बात करते हैं। हमें लगता है कि आप लोगों को भी पसंद होगा। मूल मकसद ये था कि बिजनेस अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है, व्यवस्था अपनी जगह है, लेकिन सरकार, सिस्टम सब इस व्यापारी के चारों तरफ नाच रहा है। जिस तरह आज़ादी से पहले गुलाम भारत में नाच रही थी संस्थाएं, ईस्ट इंडिया कंपनी के इशारों पर, आज भारत के उद्योगपतियों के इशारे पर सरकार नाच रही है। क्योंकि सरकार जानती है कि मैंने एक भिखारी, गैर जिम्मेदार, लावारिस आदमी को भारत के सर्वोच्च पद पर विराजमान किया हूँ और उसमें मैं जब तक हवा भरता रहूँगा लोगों का नज़र मुझ पर नहीं आएगा। देश कोई भारत का प्रधानमंत्री नहीं चला रहा है, देश उद्योगपति चला रहा है और उद्योगपति देश में, अब आप समझ लीजिए, देश की जो भी संस्थाएं हैं उसको उखाड़ रहा है और ख़रीद रहा है, बेच रहा है, अपने हिसाब से चला रहा है। जो चीज़ पसंद आ रहा है उसे ले रहा है। देश में जो पहाड़ है, जंगल है, जल है, हरियाली है, ये देश की आम जनता का है। इसी को बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेस। मतलब देश के अंदर जो ज़मीन के अंदर जो चीज़ है वो देश के आम लोगों का है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि वो देश के आम लोगों का है। वो सोच रहे हैं कि भैया फलानी कंपनी को एग्रीमेंट हो गया और वो कंपनी वहाँ खनन कर रही है,
लोग इस पर ध्यान दे ही नहीं रहे। आप यकीन मानिए कि पिछले 10 सालों में कम से कम 1 लाख हेक्टेरिया वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को खन दिया गया है। 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को खन दिया गया है भारत का। विदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत की बात कर रहा हूँ। और ऐसी परिस्थिति में देश में सब चुप है, क्योंकि संस्था मीडिया उसका है, मीडिया कॉरपोरेट का गुलाम है। कॉरपोरेट उसको पैसा दे रहा है, उसके स्टाफ को पेमेंट कर रहा है, सारा चीज़ को पेमेंट तो कॉरपोरेट कर रहा है, जिसकी कंपनी है वही को कर रहा है। तो इसमें आम लोगों का क्या है? पहले सरकार चलाती थी तो सरकार का पैसा लगता था मीडिया चलाने में, आज सरकार का पैसा नहीं लगता, आज लगता है इंडस्ट्रियलिस्ट का, व्यापारियों का। तो व्यापारी अपने हिसाब से बिजनेस कर रहे हैं और वो वही दिखा रहा है लोगों को जो उसको समझ में आ रहा है, जिससे उसका फायदा है, प्रॉफिट है। अभी समय 7 बजने को है और इस टाइम में आप देखिएगा जिस तरह मुर्गा लड़ाया जाता था पहले ज़माने में, उसी तरह मेन स्ट्रीम मीडिया में 2 नमूने खड़े करके लड़ाए जाते हैं। ये है आज की हकीकत। धन्यवाद।